कौन है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। जिंदगी का फलसफा, खुशियाँ रहे या रहे गम की सजा, क्यों बेचैन है हर कोई, जिंदगी का लौट आए, सभी इंसान हो जाए, जो जगे दबी रूह का अज़्म। ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहों को बख्श दे। ऐ अल्लाह, मुझे कब्र के अजाब से महफूज रख। या अल्लाह, मुझे नेक हिदायत दे। मेरे बच्चे नेक नक्श कदम पर चले, उन्हें नेक राह दे। मैंने जो नेक अमाल किए हैं, मेरे तमाम नेक अमाल को हबीब के सदक़े में कबूल फरमा। हे अल्लाह, तू रहीम है, तू करीम है। मुझे क़ब्र के अज़ाब से बचा और मेरी बाकी जिंदगी नेक राह पर चलने की हिदायत दे। मेरा खात्मा इस्लाम पर हो। आमीन। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। क्या मैं अंदर आ सकता हूं कमिश्नर साहब? भाईजान, आपको अंदर आने के लिए इजाजत मांगने की क्या जरूरत है? जरूरत है क्योंकि आज मैं अपने छोटे भाई के यहाँ नहीं बल्कि एक कमिश्नर के पास आया, एक इल्तिजा लेकर। इल्तिजा? मैं कुछ समझा नहीं भाईजान। खैर, पहले आप तशरीफ तो रखिए। क्या बात है भाईजान, आप बहुत संजीदा लग रहे हैं। कोई परेशानी आ गई है जो आपको यहाँ आने की जहमत उठानी पड़ी? मुझे बुलवा लिया होता। आपको कैसे बुलवाता मियाँ? मैंने कहा ना, मैं यहाँ अपने छोटे भाई से नहीं बल्कि एक कमिश्नर से मिलने आया हूँ और एक दरख्वास्त लेकर आया हूँ। हुक्म कीजिए भाईजान। मुझे एक FIR दर्ज करवानी है। FIR यानी अव्वलीन मालूमाती इत्तला। किसके खिलाफ? अपने खुद के खिलाफ। अपने खुद के खिलाफ?
क्या कह रहे हैं भाईजान आप? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। खुद के खिलाफ एफआईआर? हाँ, खुद के खिलाफ। खुद के खिलाफ एफआईआर? ये कैसे मुमकिन है भाईजान? क्यों? कोई आदमी अपने खुद के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं करा सकता? ये तो बड़ी नामुमकिन सी बात है भाईजान। भला खुद के खिलाफ कोई एफआईआर कैसे लिखवा सकता है? अल्लाह की बनाई इस कायनात में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। पर एफआईआर लिखवाने के लिए भाईजान किसी का किसी पर इल्जाम होना चाहिए। ये कानून के मुताबिक जरूरी है। इल्जाम है मेरे अपने आप पर, अपनी खुद की शख्सियत पर। तौबा तौबा भाईजान, ये क्या फरमा रहे हैं आप? आपका इल्जाम खुद अपने आप पर? हाँ लम्या, जिंदगी में एक ऐसा मुकाम आता है जहाँ इंसान के जिस्म में दबी रूह जाग जाती है और वो इंसान को उसके गुनाहों का आईना दिखाती है। वो ऐसा लम्हा होता है जब हर बावखार शख्स अपने गुनाहों को कबूल करने के लिए और उसकी सज़ा पाने के लिए बेताब हो उठता है। यूँ समझ लो मेरी ज़िंदगी में भी अब वो मुकाम आ गया है। पर आप और गुनाह, कौन सा गुनाह भाईजान? एक नहीं, कई एक। ठीक है भाईजान, अगर आप इतनी जिद कर रहे हैं तो एक लम्हा तवक्कुफ कीजिए। दारोगा महाजन, मेरे कमरे में आ जाओ। महाजन, तुम इनसे वाकिफ तो हो ना? आदाब अफजल साहब, आज आप यहाँ कैसे? भाईजान यहाँ एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए। आपके खिलाफ गुस्ताखी करके किसने अपनी शामत को दावत दी है? तुम फिलहाल कुछ ना बोलते हुए भाईजान की बातों को सुनो। तो भाईजान फरमाइए आप। मैं अपने गुनाहों का जिक्र करूं तो एक लंबी फेरिस्त है। मेरा पहला गुनाह तो ये है कि मैंने जिंदगी में अपने मकसद को पूरा करने के लिए बेइंतहा झूठ बोला है, बेहिसाब बेईमानियां की है, पर आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं सका। अपनी खुदगर्जी में अंधा होकर कई धोखेबाजियां भी की है, जिनकी वजह से कुछ मुकदमात भी चले, पर मैं अपने पैसे और रसूख के बलबूते पर बेदाग बाहर निकल गया। मैंने भाईचारे का कत्ल किया है, दोस्ती जैसे पाक रिश्ते को बदनाम किया है और मोहब्बत में बेवफाई की है। अपने लालच के लिए अच्छे बुरे का कोई ख्याल नहीं किया। मैं अपने इन सभी गुनाहों की सजा पाना चाहता हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा जनाब। आखिरकार इन गुनाहों की एफआईआर दर्ज कैसे की जा सकती है? हमारा कानून इन जाती गुनाहों की सजा नहीं दे सकता। और फिर अगर गुनाहों की एफआईआर दर्ज भी कर लिया जाए तो आगे चलकर अदालत हमसे इन सारी बातों के सबूत मांगेगी। सिर्फ इकबालिया बयान से कुछ नहीं होने वाला जनाब। तो आपने सुन लिया भाईजान,
यानी कि तुम ये एफआईआर दर्ज नहीं करोगे? कैसे कर सकता हूँ भाईजान? मैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पहले किसी थाने में जाना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि वो लोग मेरी इस बात को संजीदगी से नहीं ले पाएंगे। इसीलिए मैं तुम्हारे पास चला आया, ये सोचकर कि कम से कम कमिश्नर तो मेरे गुनाहों की हैसियत को समझेगा। पर नहीं, यहां भी मुझे मायूसी ही हाथ लगी है। भाईजान, मुझे लग रहा है कि आजकल आप काम में कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ हो। आपको आराम की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप एक काम कीजिए, घर चलकर आराम कीजिए। मैं जैसे ही फुर्सत मिलती है आपसे आकर मिलता हूँ। ठीक है। चलिए, खुदा हाफिज। देखो यार अफजल, जो बातें दरोगा ने या तुम्हारे छोटे भाई हकीम शुर्त ने कही हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। पुराना, तुम तो वजीफे आप मुंसिफ हो। कितने मुकद्दमों के फैसले किए होंगे तुमने अपनी ज़िंदगी में। हमारे इस मुल्क के कानून की बारीकियों से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। तुम ही बताओ, क्या कोई ऐसा कानून नहीं है जो एक आदमी को अपने रूह को कुचलने के इल्ज़ाम में सजा दे सके? हमारा कानून रूह को नहीं मानता, इसलिए तुम अपनी जिद छोड़ दो। देखो यार अफजल, तुम हमारे पुराने यार हो। उसी यारी के तहत क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि आपके जहन में ये इकबाल जुर्म करने का फितूर कहाँ से आया? अब तुमसे क्या छुपाना मेरे भाई। हमारे बड़े साहिबजादे शब्बीर गुनाहों के रास्ते पर मुझसे 2 कदम आगे निकल चुके हैं। मुझे उसका अंदाज देखकर लगता है कि न जाने वो किस हद तक चला जाए। कहीं उसके गुनाहों की फेरिस्त मेरे गुनाहों से लंबी ना हो जाए। ऐसा कुछ सोचते हो? अरे उसे समझाओ, ताकीद करो। नहीं, वो बुराइयों के रास्ते पर जिस तरह से चल रहा है उसे समझाना मुमकिन नहीं। वैसे भी मैंने उसे समझाने की हर मुमकिन कोशिश करके देख चुका। अब तो बस यही लगता है कि क्या लगता है? कोई ऐसा करिश्मा हो जाए कि वो इंसानियत के रास्ते पर आ जाए, मेरी तरह से बुराइयों के रास्ते पर ना चलता। तुम जानते हो खुराना, उसकी फितरत कुछ ऐसी बन गई है कि उसके रास्ते में जो भी इंसान आता है वो उसको सिर्फ एक ज़िना समझता है, और जैसे ही उसका काम निकल जाता है तो वो उस ज़िने को ठोकर मार कर गिरा देता है। ऐसे की हवस ने उसे अंधा बना दिया है। लालच और बदनीयती उसकी आदत बन गई है। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर कानून मेरे गुनाहों की सजा दे दे तो शायद मेरे बेटे शब्बीर की आंखें खुल जाए और वो नेक रास्ते पर आ जाए। देखो दोस्त,
मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूं, लेकिन कोई कानून तुम्हें सजा नहीं दे सकता। इसलिए तुम अपनी ये जिद छोड़ दो और हो सके तो अपना दिमाग दीगर बातों में लगाओ। ये मेरी राय है। चलता हूँ। आदाब चाचा जान। आओ शब्बीर, बैठो। आपने मुझे याद किया चाचा जान? कोई खास बात? हाँ शब्बीर, खास बात ही है। कहिए, क्या बात? शब्बीर, आजकल तुम्हारे अब्बा जान की तबीयत कुछ नासाज रहती है क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? वो यहाँ आए थे मेरे दफ्तर में FIR लिखवाने के लिए। FIR लिखवाने? किसके खिलाफ? अपने खुद के खिलाफ। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जान? भला ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिसके लिए वो अपने खिलाफ FIR लिखवाने आए? वो कह रहे थे कि उन्होंने जिंदगी भर जिन लोगों से उल्लू सीधा करने के लिए जो झूठ बोले, जो गुस्ताखियां की, जो गलतियां की, वो कानून से उसकी सजा पाना चाहते हैं। मुझे उनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लगी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया। चाचा जान, परेशानी की कोई वजह मुझे दिखाई नहीं दे रही, पर आप उनकी बातों पर तवज्जो ना दें। वो तो मैंने नहीं दी, पर मैंने तुम्हें इस बात से बाखबर करने के लिए यहाँ बुलाया। बेटा, मेरा मशवरा है कि तुम अपने अब्बा जान का खास ख्याल रखो। उनकी दिमागी हालत मुझे आजकल कुछ ठीक नहीं लग रही। कहीं ऐसे में कुछ उल्टा सीधा कदम न उठा ले। जी चाचा जान, मैं उनका ख्याल रखूंगा। ए जी, कहाँ खोए हो? सुनते हो? कहाँ खोए हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बोलो। आए जनाब, कहीं मुझे याद तो नहीं कर रहे थे? तुम्हें क्यों याद करूंगा, तुम तो मेरे सामने ही हो। फिर क्यों गुमसुम हो? आज चाचा जान ने अपने दफ्तर बुलाया था मुझे। या अल्लाह, सब खैरियत तो है? अब्बा जान के सिलसिले में। अब्बा जान के सिलसिले में? क्यों? अब्बा पर न जाने कैसी सनक सवार हो गई। चाचा जान के यहाँ गए थे अपने खिलाफ FIR लिखवाने के लिए। या अल्लाह, ये अब क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूँ। हमारे अब्बू जान को सच्चाई का पुतला बनने का शौक चढ़ा। अब उनका कहना है कि वो अपनी गुनाहों की सजा कानूनन पाना चाहते हैं। तो लगता है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। यही देखिए ना, आजकल वो जिस तरह अपनी दौलत को खैरात की तरह बांट रहे हैं, वो काम किसी सही दिमाग वाले का हो ही नहीं सकता। कभी कभी मुझे ये डर सताने लगता है, उनकी दरियादिली हम लोगों को एक दिन रास्ते पर ना ले आए। आप तो फौरी तौर पर उनके दिमाग के इलाज का बंदोबस्त कीजिए। कहीं मर्ज हद से गुजर गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले मुझे शाहिद और निगार से एक बार बात करनी पड़ेगी। पर शाहिद भाईजान और निगार फिलहाल कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं, और उन दोनों को इस मुसीबत से क्या फर्क पड़ता है? फिर भी अब वो मुझसे छोटे हुए तो क्या हुआ, मैं तो अब्बा के ही बेटा और बेटी। और फिर कल को चलकर अगर उन दोनों में से किसी ने भी इस बात पर हंगामा खड़ा कर दिया तो हम लोग क्या कर लेंगे? इससे अच्छा यही है कि हम अभी से उनसे जाके सलाह मशवरा कर लें। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगता है, लेकिन जो करिएगा जल्दी कीजिए। मैंने अपने दिल का हाल तो आपको सुना दिया। अब आप बतलाइए, आपका क्या मशवरा है? देखिए मियाँ, आपने जो भी कुछ मुझे बताया है वो इकरार गुनाह है, और आपकी रूह की पाकीज़गी को बयां करने के लिए वो काफी है।
आपने अपने गुनाहों को कबूल करके अल्लाह के सामने एक नेक बंदा होने का जो मुजाहिरा किया है, अब आप सजा देने या ना देने का फैसला उसी मालिक के ऊपर छोड़ दीजिए। वो चाहे तो आपके गुनाहों को माफ करे या आपको सजा दे। उसके निजाम में कोई इंसान दखल नहीं दे सकता है। आपकी रूह की आवाज को वही पाक परवरदिगार समझ पाएगा। चलता हूँ। उठिए उठिए, सुनिए उठिए। क्या हुआ? अब्बूजान रात से घर पे नहीं है। क्या बात कर रही हो? तुमने पूरी हवेली सही से तो देख ली ना? हाँ, पूरी हवेली देख ली है। उनका सफरी फोन भी बंद आ रहा है। उनके किसी दोस्त को फोन करिए ना। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं शब्बीर बोल रहा हूँ। अब्बू रात से आपके यहाँ हैं क्या? नहीं है? अच्छा जी, ठीक है। जी जी। बड़े साहब के कमरे से चिट्ठी मिली। ठीक है, तुम जाओ। तुम्हें बिना इत्तला किए घर छोड़ने का हमें बेहद अफसोस है, पर हम क्या करते? अब हमसे अपनी रूह पर रखा बोझ संभाला नहीं जा रहा है। हम उस बोझ से आजाद होना चाहते हैं, जो कि यकीनन यहाँ रहते हुए मुमकिन नहीं था। इसलिए हमने मजबूरन घर छोड़ना पड़ रहा है। अब हमारी वापसी की उम्मीद नहीं रखना। हम हमेशा हमेशा के लिए रुखसत ले रहे हैं। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे और तुम्हें नेक रास्ता दिखाए। तुम्हारे अब अब्बू, शब्बीर। जी अब्बूजान। सुबह से कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने आप। तलाश करते करते मेरा तो दम निकल गया था। तब जाके मुझे ख्याल आया कि हो ना हो आप जरूर अम्मी जान की कब्र के पास ही बैठे होंगे, इसीलिए यहां चला है। अब चलिए, घर चलिए। घर नहीं शब्बीर, अब मैं वहां नहीं आ सकूंगा। क्यों अब्बूजान? और ये ताजा खुदी हुई कब्रें किसकी हैं? मैंने ही खोदी है। आपने? पर क्यों? ये पहली खबर देख रहे हो? यहां मैं अपनी बदनीयती को दफनाऊंगा। ये दूसरी खबर देख रहे हो? यहां मैं अपनी लालच को दफनाऊंगा। वो तीसरी खबर देख रहे हो? वहां मैं अपनी खुद गर्जी को दफनाऊंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अब्बूजान? क्या हो गया आपको? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बेटे, क्या वाकई में तुम मेरी बातों को समझना चाहते हो? तो तुम्हें
पूरे दिल से मेरी बात सुननी होगी, ताकि तुम उन इंसानी उसूलों को समझ सको जिन्हें मैं अपनी जिंदगी में अब जाकर समझा है। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? जी अब्बू। बेटे, ये बात मेरे कुछ माजी की है तो कुछ मौजूदा हाल की। आज से 30 साल पहले की बात है। लीजिए अब्बूजान, अल्लाह का नाम लेकर आगाज कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबारक हो रहमान, तुम्हारे बेटे अफजल ने खूब तरक्की की है। शुक्रिया शांताराम, तुम्हारे जैसे दोस्तों की दुआओं का ही असर है ये। अम्मी, अफजल भाई ने तो गजब कर डाला नहीं? उन्होंने हमें कानों कान खबर तक नहीं होने दी कि वो इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ मैं घर जा रहा था। अगर किसी काम से जा रहा होता ना तो काम की तो। क्यों? अरे क्यों क्या? तूने रास्ता जो काट दिया। अच्छा, तो मतलब कि मैं मनहूस हूँ? और मैं यहाँ पे जब से तेरा इंतजार कर रही हूँ कि कब तू आएगा, कब मैं तुझे कारोबार शुरू होने की मुबारकबाद दूंगी, और तू मुझे मनहूस बोल रहा है। जा, मैं तुझसे बात ही नहीं करती। अच्छा बाबा, अच्छा मुझे माफ कर दे बाबा, माफ कर दे। अच्छा सुन, तेरे रूठने से ना एक बात साफ हो गई। वो ये कि शब्बो रानी के पास अच्छे दिमाग के साथ साथ अच्छी बुरी बातें समझने की तमीज भी है। हाँ? अच्छा, आज मैं तुझे ना एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। जानती है, आज मैंने अपनी जिंदगी का बहुत ही बड़ा कारनामा किया है। सच्ची? तो हो जाए इसी बात पर एक जोरदार दावत। हाँ, जरूर। तो बता, कब और कहाँ दे रहा है? जैसे मैं तय कर लेता हूँ वैसे ही तेरे को बता दूंगा। मैं तेरी दावत का बेसब्री से इंतजार करूंगी। यार शांताराम, आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या मतलब? कहीं ना कहीं किसी जमीन पर नाजायज कब्जा हो ही जाता है। जब किसी जमीन पर नाजायज झोंपड़े बन रहे होते हैं तो सरकारी अमला सोया रहता है। जब ये बेचारे गरीब लोग वहां बस जाते हैं, चैन से रहने लगते हैं, तो एक दिन बल्दिया के बाबू जाग उठते हैं और दौड़ पड़ते हैं उनके घरोंदों को तोड़ने के लिए। बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो। सदियों से ऐसा ही होता आ रहा है। ये झुग्गी झोपड़ी वाले लोग सदियों से ऐसे ही रहते आ रहे हैं, और यही हाल रहा तो सदियों तक ऐसा ही चलता रहेगा। ये गुंडे और मवाली लोग झोंपड़े बांधते हैं इन मजलूमों को अपने जाल में फंसाने के लिए। जब इनकी गर्ज पूरी हो जाती है तो ये वहां से लापता हो जाते हैं, और जब इन पर कहर बरसा रहे होते हैं तो इनका नामो निशान नहीं मिलता। अरे असली गुनहगार तो ये लोग हैं, लेकिन इनका खामियाजा तो बेचारे गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल सही। अम्मी, अम्मी, देखिए तो कौन आया है। अरे रोज तू कॉलेज से घर वापस आती है, इसमें नई कौन सी बात है?
अम्मी देखिए तो आज कुछ नई बात है। अरे वाह, आज ईद का चांद कहाँ से निकल आया। सलाम वालेकुम खाला जान। आदाब, खुश रहो बेटा। कहाँ थी तू इतने दिन? कोई शिकायत थी हमसे? नहीं नहीं खाला जान, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा पढ़ाई में मसरूफ हो गई थी। अरे पढ़ाई में मसरूफियत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से अपनों से गायब हो जाना कोई अच्छी बात है? बस अम्मी ये तो आज भी नहीं आ रही थी, वो तो मैंने यूं ही बातों बातों में कहा कि अफजल भाईजान भी हैं घर पर, तब जाकर आई हैं ये महारानी। चल झूठी, अब खालाजान ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रही है ये। अरे तुम दोनों को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम बच्चे समझते हो कि हम बुजुर्गों को कुछ नहीं पता, लेकिन तुम बच्चे हो तो हम तुम्हारे माँ बाप हैं। और खालाजान कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुझे देखकर तो मेरी खुशी दुगनी हो गई। और खालू कैसे हैं? ओह, खालू के बारे में मुझसे पूछ। अब्बू तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले हैं, या तो उन्हें अपने महकमे के काम की फिक्र रहती है या तो अफजल भाईजान की। अरे अफजल की फिक्र करने की उनको कोई जरूरत नहीं है, अफजल अपना कारोबार अच्छी तरह से चला रहा है। सच खाला? और नहीं तो क्या। अरे उसका कारोबार तो बहुत उम्दा चल रहा है। अफजल दिन रात मेहनत कर रहा है अपना मुकाम हासिल करने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है ना खाला। ओहो, तो आज शब्बो आई हुई है घर पर। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। और सुनाओ शब्बो, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? बस भाईजान, खुदा के करम से सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छी बात है। चलिए आप लोग आपस में बातें कीजिए। अम्मी मैं जरा अंदर होकर आता हूँ, आप एक पहले चाय बना दीजिए। हाँ शब्बो, तू भी चाय पिएगी? नहीं खालाजान, मैं अब चलती हूँ, अम्मी घर पे राह देख रही होंगी ना। इतनी जल्दी? हाँ, पर जल्दी वापस भी आऊंगी। पक्का ना? पक्का। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी तो आपको कैसी लगी अपनी बहू? चल मुझे, ये तो हम सबको पता है कि शब्बो के मन में अफजल के लिए बचपन से ही प्यार है ना? लेकिन अपने अफजल के मन में क्या है किसको पता? क्या यार अफजल, हम लोग इतने परेशान हैं और तुझ पर कोई असर ही नहीं दिखाई दे रहा है। परेशान हो? किस बात को लेकर परेशान हो? देख अनजान मत बन यार, हम उन नई बस्ती के टूटने वाले झोंपड़ों की बात कर रहे हैं जो हमने बनवाए थे। क्या यार, ऊपर तक पैसा पहुंचाया, सबको माल खिलाया, फिर भी झोपड़े तोड़ दिए गए। लाहौर विला कुव्वत। अरे टूट गए तो टूट गए ना यार, इसमें तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वैसे भी बंबई में ऐसी चीजें रोज होती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है बाप, अफजल तूने ये जमानत दी थी कि उन झोपड़ों को कुछ नहीं होगा। हाँ, और तूने ये भी कहा था कि अगर वो झोपड़े टूटे तो हम ही उन्हें दोबारा बनवा कर देंगे। कौन बेवकूफ उन्हें दोबारा बना कर देगा? हाँ, ये फजूल की बातें तुम लोग अपने दिमाग से निकाल दो और ये झोपड़ों के बारे में सोचना छोड़ दो। अपने सामने जो नई इमारत का मंसूबा पड़ा है उसके बारे में सोचो। नहीं भाई, ये तो ईमानदारी की बात नहीं है। हम उन झोपड़े वालों के जवाबदाह हैं, पहले हमें उनकी मुसीबत पर गौर करना चाहिए ना। फिर वही बात शेख, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? देखो अफजल, तुमने ये वादा किया था। मैंने वादा किया था ना, चलो मैं ही वादा तोड़ता हूँ। क्या बात है अशफाक, तू इतना परेशान क्यों है? कल रात तो हम लोग बच गए, लेकिन मुझे खबर मिली है नई बस्ती वाले हम लोगों को ढूंढ रहे हैं। उनसे बचने के लिए मैं इधर भाग आया। ये तो बहुत बुरी खबर है। एक काम करो, कुछ दिन के लिए तुम लोग उस तरफ मत जाओ। मतलब यही कि नए झोपड़ों का सारा काम रोक डालो और कुछ दिन के लिए उस बस्ती में झांकना भी मत।
अम्मी वो खाना लगा दी। जी बेटा लगाती। खाना अपने बेटे को बाद में देना, पहले उसे मेरे चंद सवालों के जवाब देने दो। अफजल, तुम अच्छी तरह वाकिफ हो कि झूठ बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मैं जो भी पूछूं उसका सही सही जवाब दो। नई बस्ती में झोपड़े तुमने बनवाए थे? नई बस्ती में झोपड़े बनवाए थे या नहीं? वो मेरे दोस्तों ने बनवाए थे। मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूं कि झूठ मत बोलना। तुमने झोपड़े बनवाए थे या नहीं? हाँ। या खुदा, तुम्हें मालूम है कि इस तरह की हरकत करके तुमने कितने घरों को बर्बाद कर दिया? तुम्हारे इस लालच की आग ने ना जाने कितनों के अरमान जला दिए। कितने बच्चे बूढ़े रास्तों पर आ गए। अरे तुम्हें तो इल्म भी नहीं है कि तुमने गैर कानूनी काम करके कितनी बड़ी खता की है। कितने बड़े गुनाह किए हैं। तुम इतने बड़े कसूरवार हो कि इसको बयां करना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा, सुनिए। तुम बीच में दखल मत दो। शुक्र है कि एक बाप एक बेटे से बात कर रहा है, एक कानून का रखवाला नहीं तो यह भी सिलाखों के पीछे होता था। अपने जिगर के टुकड़े के बारे में कैसे बातें कर रहे हो? जो जायज है इसके कामों की तरह नाजायज नहीं। सुनो अफजल, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं अपनी हरकतों को सुधारने के लिए। अगर तुमने इस घर में रहना है तो तुम्हें अपने सारे सियाह कारनामों से तौबा करनी होगी। अपने गैर कानूनी तामीराती इदारे बंद करने होंगे। तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, वरना इस घर के दरवाजे तुम्हारे जाने के लिए खुलेंगे। इतने नाजों से पले बेटे के साथ इस तरह से बात की जाती है? अफजल बेटे, ये क्या कर रहे हैं? बेटा सुनो अफजल, जाते जाते एक बात और याद रखना। अगर तुम इस घर से चले गए तो तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से भी चले जाओगे। अफजल बेटा, रुको। अफजल, तू आखिर कुछ बताता क्यों नहीं? अरे हुआ क्या है? आखिर कोई बात हुई है तो बता। कोई अनहोनी हो गई है क्या? अफजल बताना यार, क्या हुआ है? क्या बताऊं यार, कल अब्बू ने घर से निकल जाने का हुक्म सुना दिया। हुक्म सुना दिया? मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल वो क्या मुझे घर से निकालेंगे? मैंने खुद उस घर को छोड़ दिया। पर क्यों? उन्हें पता चल गया कि नई बस्ती के जो झोपड़े गिराए गए थे वो हम ही ने बनाए थे, और अब वो चाहते हैं कि अगर मैं इस घर में रहूं तो खान तामीराते इदारे को बंद करना पड़ेगा। और मुझे ये बात गवारा नहीं है। उनके उसूलों के लिए मैं अपने ख्वाबों की कुर्बानी नहीं दे सकता। मेरी मंजिल बहुत दूर है और मुझे बहुत दूर तक जाना है। अगर इस घर में रहने की कीमत मुझे अपने ख्वाबों से चुकानी है तो मुझे उस घर में रहना ही नहीं है। लेकिन ये तो बहुत बुरा हुआ यार। नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। हाँ, ये बात और है कि मैं ऐसा चाहता नहीं था, लेकिन खुदरतन हो गया है तो मुझे इस बात का गम भी नहीं है। ये क्या कह रहे हो यार?
सच ही तो कह रहा हूँ। आज के बाद मुझे रोज रोज अब्बू को कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। आज के बाद मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। खाला जान इस तरह अपनी तबीयत मत बिगाड़िए। हाँ अम्मी, आपको इस तरह रोता देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। देखो ना, अफसल जब से घर छोड़कर गया है, पलटकर अपनी सूरत तक नहीं दिखाई, ना तो अपनी खबर भिजवाई है और ना ही हम लोगों की खबर पूछी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी वो घर वापस लौटकर कभी नहीं आएगा। अम्मी खुदा के वास्ते रोना बंद कीजिए। खालाजान संभालिए खुद को। आप इस तरह से रोएंगी तो खुदा ना करे आपकी तबीयत और नासाज हो जाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि खुदा के करम से अफजल एक ना एक दिन जरूर वापस आएगा। बस तक आपको अपने आप को संभाले रखना है ना? और आपको पता है ना कि आपके ऊपर खालू, आलम और बन्नों की जिम्मेदारी भी है। अगर आप इस तरह से रोएंगी तो उन लोगों को कौन संभालेगा? खालाजान देखिए, अब आपने रोना बंद नहीं किया ना तो मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगी। और आपको रोता हुआ देखकर किसे अच्छा लगता है खालाजान? ये हुई ना बात। अब इसी बात पर मैं आपके लिए गर्मा गर्म अदरक की चाय बनाकर ला। मैं अभी आई। तू बैठ, मैं बनाती हूँ। नहीं बनो, चाय तो मैं ही बनाऊंगी। अब भले ही खाला मुझे चाय के बारे में आजकल पूछती नहीं है, पर मैं खाला के लिए चाय जरूर बना के लाऊं। अभी आई। तू इस वक्त यहाँ? हाँ, मैं इस वक्त यहाँ। क्या मिला तुझे इस तरह से घर छोड़कर? देख, मैंने घर नहीं छोड़ा है। मुझसे कहा गया था घर छोड़ने के लिए। झूठ मत बोल अफजल। और मुझे एक बात बता, क्या तुझे तेरी भलाई के बारे में बताना ये भी कोई गुनाह है? अरे तेरे अब्बू ने तुझे बदी के रास्ते से बचने के लिए ही तो कहा था ना, और ये भी तुझे बुरा लग गया? देख शब्बो, मुझे अपनी मंजिल पानी है और मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। इतना खुदगर्ज मत बन अफजल। तूने घर छोड़ते वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा। अपनी अम्मी के बारे में सोचा, जो तुझे कितना दिलो जान से प्यार करती है? या तूने अपने छोटे भाई बहनों के बारे में सोचा, जो तुझे अपना रहनुमा मानते हैं? या फिर तूने अपने अब्बू के बारे में सोचा? तुझे पता भी है अफजल, तेरे अब्बू तुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अभी भी वक्त है अफजल, संभल जा। वक्त हाथों से निकला नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तुझे घर लौटने में देर हो जाए, और जब तू पलट कर देखे तो तेरे आसपास तेरा अपना कोई भी ना हो। जिंदगी का फलसफा, खुशियां रहे या रहे गम की सजा। क्यों बेचैन है हर कोई, पल पल हर पल खुशियों की एक वजह। सुकून जिंदगी का लौट आए, अज़्म ये अज़्म दबी रूह का अज़्म।
हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का।